नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राह सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम फिर आपके समक्ष हाजिर हैं एक नए चैप्टर को लेकर। हम इसके पहले प्रस्तावना को पूरा कर चुका है। प्रस्तावना और भारत के संघीय राज्य क्षेत्र भाग 1 कंप्लीट हो चुका। आज हम शुरू करेंगे भारतीय संविधान का भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। नागरिकता के विभिन्न प्रावधान को देखने से पहले जो संविधान में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि किस आर्टिकल में क्या बातें कही गई हैं, वो सब हम यहाँ आज डिफाइन करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है हर वनडे एग्जाम में भी और कमीशन के एग्जाम में भी। देखिए, भारत की नागरिकता भाग 2 में पाया जाता है संविधान के, और अनुच्छेद 5 से 11 तक कुल 22 भाग हैं। भाग 1 में संघीय राज्य क्षेत्र थे, भाग 2 में भारत की नागरिकता आर्टिकल 5 से 11 तक। आपको पता है कि हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात संघ एवं राज्य दोनों की एकल नागरिकता का प्रावधान है। वहीं अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब द्विनागरिकता का प्रावधान रखा गया है। वहाँ का व्यक्ति राज्य का भी नागरिक होता है और केंद्र का भी नागरिक होता है, और जहाँ निवास करता है वहाँ का भी नागरिक होता है। लेकिन भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन और कनाडा में एकल नागरिकता का प्रावधान है, वहाँ से ये प्रभावित है। एकल नागरिकता का रखने के पीछे तर्क ये था कि यदि द्विनागरिकता रखी जाती, दोहरी नागरिकता रखी जाती, तो उसमें भेदभाव होने के पूरे चांस थे। राज्य अपने नागरिकों को ज़्यादा वरीयता देता, ज़्यादा डेवलपमेंट करता, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने, केंद्र सरकार या संघ सरकार अपने नागरिकों को ज़्यादा सुविधा देता, अर्थात और भारत का संविधान समानता पे बल देता है। इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। प्रश्न में पूछा जाता रहा है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता या राज्य और संघ के अलग अलग नागरिकता। इनमें से कोई नहीं, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यह ऑप्शन आप याद रखिए। और ये ब्रिटेन से प्रभावित है। कनाडा में एकल नागरिकता का प्रावधान पाया जाता है, वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। आइए हम देखते हैं इसके आर्टिकल 5 से 11 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और क्या क्या प्रावधान हैं इसमें। आर्टिकल 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था, अर्थात जब भारत का संविधान लागू हुआ बनकर 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय यह प्रश्न उपस्थित हुआ संविधान के सामने, देश के सामने कि आखिर जब विभाजन हुआ दोनों देशों का, तो उस समय यह माना गया कि भारत का नागरिक कौन माना जाएगा। आज के 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तो उस समय कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक है। पहला पॉइंट है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो तो प्राकृतिक रूप से स्वतः ही भारत का नागरिक माना जाएगा, या जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो जो है, वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। अर्थात मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसका जन्म कहीं और हुआ हो, और लेकिन उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। उस समय के भारत में मान लीजिए उसका जन्म बांग्लादेश में हुआ हो, या उसका जन्म पाकिस्तान के विभाजन के पहले हुआ हो, तो वह जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके माता पिता के जन्म भारत में हुआ होना चाहिए। तीसरा कहता है कि संविधान के लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो वह व्यक्ति, अर्थात 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, उसके पहले कोई भी व्यक्ति संविधान के लागू होने से पूर्व भारत में 5 वर्ष पहले से रह रहा हो, निवास करता रहा हो, वह भारत का नागरिक था, उसमें माना जाता है। 26 जनवरी 1950 की स्थिति है ये। और जो भारत का मूल निवासी हो, अर्थात उसका ओरिजिन यहाँ हो, वो कहीं भी और किसी भी जगह हो। मूल निवासी का मतलब कि उसके माता पिता की नागरिकता यहाँ की रही हो और वह कहीं अन्य विदेश में संबंधित हो, तब भी वह भारत की नागरिकता के योग्य माना जाएगा, वो भारत का नागरिक होगा। यह 26 जनवरी 1950 की स्थिति को
डिफाइन करता है। आर्टिकल 5 जो है 3 पॉइंट है, 4 आप देख लीजिएगा। जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, या जो संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में 5 वर्ष रह रहा हो, उसके पहले से वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो भारत का मूल निवासी हो, जो है अर्थात ओरिजिन यहीं का हो। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है। ये जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आ रहे थे। तो यह बड़े संशय की स्थिति थी कि किसको माना जाए, कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन पाकिस्तान से आएगा, तब कौन भारत से पाकिस्तान में जा रहा है। यह सब समस्याओं को देखते हुए अपने संविधान में यह डिफाइन किया गया कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में क्या प्रावधान रखा जाए। तो उसमें रखा गया कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो वह स्वतः नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 क्यों रखा गया है? क्योंकि इस दिन भारत पाकिस्तान से भारत आने की जो परमिट व्यवस्था थी, जो आदेश था कि आप इतने दिन तक में, इस तिथि तक में पाकिस्तान से भारत आ जाइए, जो आ गया वह माना जाएगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो वो स्वतः नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 का इम्पोर्टेंस यह है कि इस दिन पाकिस्तान से भारत आने वाली जो परमिट व्यवस्था थी उसको पूर्णतः बंद कर दिया गया कि अब कोई भी नागरिक जो है पाकिस्तान से भारत विभाजन के पश्चात नहीं आएगा। जो है इस डेट का यही इम्पोर्टेंस है कि 19 जुलाई 1948 को परमिट व्यवस्था पाकिस्तान से भारत आने के लिए बंद कर दी गई। इस डेट की इम्पोर्टेंस इसी रूप में जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है, यदि इसके बाद अगर वह भारत आया हो तो पंजीकृत होने के लिए उसे 6 माह तक रहना होगा। एक बार फिर देखिए, तकनीकी रूप से थोड़ा सा क्वेश्चन समझने के लायक है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है आर्टिकल 6। कैसे? कि यदि वह 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो आ चुका है भारत में तो वह स्वतः भारत का नागरिक माना जाएगा। जो है वह प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने आप भारत का नागरिक है। लेकिन यदि मान लीजिए 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आता है पाकिस्तान से, तो उसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू जो है नागरिकता मिलेगी, और रजिस्ट्रेशन के लिए उसे पहले 6 माह तक रहना होगा, तब वह उसके लिए वैध होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। 19 जुलाई 1948 का इम्पोर्टेंस यह है कि इस दिन पाकिस्तान से भारत आने के लिए जो परमिट व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया था। आइए हम आर्टिकल 7 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान को बताता है, और आर्टिकल 7 जो है भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान को डिफाइन करता है। इसमें भी टर्म कंडीशन रखे गए हैं। पहले पॉइंट क्या है कि 1 मार्च 1947 के बाद वो गया हो पाकिस्तान, और 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आ गया हो तो वह स्वतः नागरिक माना जाएगा। इस पॉइंट को थोड़ा समझिए कि 1 मार्च 1947 क्यों कह रहा है। क्योंकि 1 मार्च 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन का अंतिम प्रारूप दिया गया था, अर्थात इस दिन अंतिम रूप से भारत और पाकिस्तान का विभाजन लागू हो गया था। इसीलिए यह माना जाता है कि 1 मार्च 1947 के बाद वो गया हो, और 19 जुलाई 1948 अर्थात जब परमिट व्यवस्था बंद हो गई जो है पाकिस्तान से भारत आने वाली, उससे पहले अगर वह आ गया है तो वह स्वतः नागरिक माना जाएगा। इस दिन 1 मार्च 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन के प्रारूप को पूर्णतः लागू किया गया था, स्वरूप को लाया गया था, पूर्णतः वह नियम लागू किया गया था इस दिन। और 19 जुलाई 1948 को जो है परमिट व्यवस्था पाकिस्तान से भारत आने के लिए बंद कर दी गई थी। इन दोनों के बीच में अगर वह 19 जुलाई 1948 परमिट व्यवस्था बंद होने के पहले अगर वह भारत आ गया, जो है भारत से पाकिस्तान गया था, फिर वह आ गया अगर भारत, तो वह नागरिक माना जाएगा। जो है यदि
19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आया हो भारत जो है, तो उसे पंजीकृत रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा। इन दोनों डेट के बीच में सारे आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 और 7 डिफाइंड है। इन दोनों डेट के बारे में आप समझ लीजिए कि 1 मार्च 1947 को भारत और पाकिस्तान के विभाजन को अंतिम स्वरूप दिया गया था, लागू किया, और 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट व्यवस्था बंद कर दी गई थी, क्योंकि आज़ादी के बाद यह कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति जिनको पाकिस्तान जाना हो जा सकता है, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहता है वो आ सकता है, लेकिन यह परमिट व्यवस्था 19 जुलाई 1948 को बंद कर दी गई थी जो है। दूसरा पॉइंट है कि यदि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आएगा तो उसे पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में रहना होगा जो है। आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। 3 प्रकार के लोग हैं, NRI, OCI, PIO जो है। NRI किसे कहते हैं, OCI किसे कहते हैं, PIO किसे कहते हैं, यहाँ हम आपको संक्षेप में बताएंगे। इसके लिए हम एक अलग लेक्चर लेंगे, ये तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों को क्या सुविधाएं मिलती हैं और तीनों को में क्या अंतर है, यह सब एक अलग से लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे आपको। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं कि NRI का मतलब नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, अर्थात वह भारतीय डायस्पोरा जो भारत की नागरिकता ग्रहण किया हो और जिसके पास भारत का पासपोर्ट हो, लेकिन वह विदेश में रह के बिजनेस या व्यवसाय के या नौकरी के पेशा में या प्रोफेशनल हो कोई, वो विदेश में रह रहा हो, उसे NRI कहा जाता है, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। जिसके पास भारतीय गणराज्य का पासपोर्ट हो और भारत की नागरिकता ग्रहण किया हो, लेकिन वह विदेश में रहता हो, उसे NRI कहा जाता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कहा जाता है, भारतीय मूल के लोग। इसे इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक थे, लेकिन वर्तमान में वह भारत का नागरिक नहीं है, विदेशी नागरिकता ग्रहण किया है, उसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है। अर्थात उसके माता पिता, दादा दादी कोई भी भारतीय नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वह जो है नागरिकता भारत की न रखा हो बल्कि विदेशी नागरिकता रखा हो, उसे PIO कहा जाता है। OCI का मतलब होता है यहाँ कि वह व्यक्ति जो संविधान लागू होने से पहले उसके माता पिता, दादा दादी या उसके वंश में कोई भी भारतीय नागरिकता ग्रहण किया रहा हो या उस समय भारतीय नागरिकता के ग्रहण करने के योग्य रहा हो वह व्यक्ति, तो उसे OCI कहा जाता है जो है। OCI कार्ड होल्डर हम आपको एक अलग लेक्चर में इन तीनों के बारे में एक एक्सप्लेन तरीके से डिफाइन करेंगे कि तीनों को सुविधाएं क्या क्या दिया जाता है, तीनों में डिफरेंस क्या क्या है। इसमें हम संक्षेप में आपको बता दिए कि तीनों क्या कहे जाते हैं। NRI नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, वह प्रोफेशनल व्यक्ति, वह व्यवसायी व्यक्ति जो विदेशों में कोई व्यापार करता हो या कोई बिजनेस या फिर कोई नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो भारत की नागरिकता तो ग्रहण किया हो, जिसके पास भारतीय पासपोर्ट हो, वह विदेश में रहता हो, इसे हम डायस्पोरा कहते हैं, वह NRI कहा गया। OCI वह व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय जिसके दादा दादी या कोई भी वंश में उस समय भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए योग्य था या किसी भी तरीके से भारत के भूभाग से संबंधित था, उसे OCI कहा जाता है, OCI कार्ड होल्डर। इसे भारत में एक विशेष छूट दी जाती है जो है, बिजनेस में, व्यापार में जो है, स्कूलों में उनके बच्चे के लिए एक अलग छूट दी जाती है। इन तीनों के बारे में अलग डिफाइन करेंगे हम। PIO अर्थात जिसके माता पिता कोई भी परंपरा से पहले भारत का नागरिक रहा हो, लेकिन वर्तमान में वह विदेशी नागरिकता ग्रहण किया हो। हम समझ सकते हैं कि आप अब इन तीनों को एक संक्षेप में अगर कोई पूछेगा तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आइए हम आर्टिकल 9 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। हम आपको बताए हैं कि भारत में
एकल नागरिकता का प्रावधान है। हमारा संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है जो है। वहीं अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्य और संघ अलग अलग नागरिकता ग्रहण करते हैं दोनों, और दोनों अपने अपने नागरिकों को अलग अलग सुविधाएं प्रदान करते हैं, जहां असमानता का स्पष्ट रूप दिखाई देगा। लेकिन हमारे भारत में सभी को समान रूप से देखते हुए एकल नागरिकता का प्रावधान संविधान करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति विदेश में कोई नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जाएगी, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। आइए आर्टिकल 10 की तरफ हम चलते हैं। नागरिकता के सभी प्रावधानों का संसद की इच्छा पर अस्तित्व होगा, अर्थात यह कह रहा है कि जितने भी प्रावधान हैं ये सब, और जो भी नागरिकता अधिनियम 1955 है या नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद 2015-2019 में जो संशोधन किए गए हैं, उन सब का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। अर्थात संसद जब चाहे उन प्रावधानों को समाप्त कर सकती है या लागू कर सकती है। आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, अर्थात नागरिकता बनाने से संबंधित जो भी कानून, नियम, विनियमन, रेगुलेशन, जो भी प्रावधान होंगे वह सब संसद डिफाइन करेगी, और संसद को ओनली केवल मात्र संसद को अधिकार है। प्रश्न में रहेगा कि नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है भारत में? केवल संसद को होगा। केवल शब्द एक्सट्रीम लेवल पर को डिफाइन करता है कि केवल संसद को होगा, इसमें कोई अपवाद नहीं है। जो है बिल्कुल संसद को यह अधिकार है नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाने का जो है। और नेक्स्ट में हम आपको एक नोट पॉइंट में बताना चाहते हैं कि भारत में कोई भी नागरिक जन्म से हो या प्राकृतिक रूप से, जन्म से हो मतलब यहाँ उसका जन्म हुआ हो, और प्राकृतिक रूप से मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो यहाँ का नागरिक है, नागरिकता ग्रहण किया है और विदेश में है, उसका जो बच्चा है उसका जन्म तो यहाँ नहीं है हुआ, वो विदेश में रहते थे, उनके माता पिता या गार्जियन, उसका जन्म वहाँ हुआ हो, फिर भी वह भारत का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है, बन सकता है। लेकिन वहीं अमेरिका में केवल जन्म से ही जो नागरिक होता है वही राष्ट्रपति बन सकता है। यह डिफरेंस पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत में जो है जन्म से ही जो है राष्ट्र प्राप्त नागरिक व्यक्ति ही जो है राष्ट्रपति बन सकता है। नहीं, भारत में जन्म से या प्राकृतिक रूप से, हमने बताया आपको प्राकृतिक रूप से कि कोई डायस्पोरा, कोई एनआरआई जो विदेशों में रह रहा हो, भारत की नागरिकता है उसके पास, उसके बच्चे का जन्म विदेश में हुआ हो, वह भी भारत का राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, पूरी योग्यता रखता है। वहीं अमेरिका में इसका जस्ट अपोजिट है, विपरीत है कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति केवल वही व्यक्ति बन सकता है जिसका जन्म अमेरिका में हुआ हो। यह आर्टिकल 5 से 11 तक का प्रावधान है। एक बार हम आपको फिर से संक्षिप्त में शॉर्ट में रिवीजन करा देते हैं, एक बार कंटेंट बता देते हैं। आगे का प्रावधान हम नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर करेंगे। इसमें इसलिए इतना कम रखा गया कि एक बार आप आर्टिकल में हूबहू जो बातें लिखी गई हैं उसको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, कोई भी सस्पेंशन ना हो, कोई भी आपको शंका ना हो कि वह जो भी संविधान में संवैधानिक भाषा जो लिखी गई है वो बहुत ही क्लिष्ट है, जो है कठिन भाषा रहती है। इसलिए इसको एक सरल भाषा में आप समझने की कोशिश करिए। आगे नागरिकता को कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, कैसे नागरिकता की समाप्ति की जाती है, नागरिकता से संबंधित संशोधन जितनी बार भी हुए हैं, वर्तमान में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया उसके क्या प्रावधान हैं, अभी इसके एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर लगेगा, उसमें हम डिफाइन करेंगे। आर्टिकल एक बार आप फिर से देख लीजिए। प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है? भाग 2 किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय भारत का नागरिक कौन था। अगर ऐसा पूछा तो आप इसमें देख लीजिए, कहता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा पॉइंट कहता है जिसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, भले न उसका जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा कहता है कि संविधान के लागू होने से 5 वर्ष पूर्व वह भारत में रह रहा हो, अर्थात जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले वो भारत में 5 वर्ष पहले से रह रहा हो
तो वह भारत का नागरिक स्वतः माना जाएगा। जो भारत का मूल निवासी हो अर्थात यहीं का निवासी हो वह माना जाएगा भारत का स्वतः नागरिक। आर्टिकल 6 कहता है भारत के विभाजन के फलस्वरूप कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान करता है कि यदि 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो तो वह स्वतः नागरिक माना जाएगा। 19 जुलाई 1948 से स्वतः आया हो, उससे पहले आया हो, उसका मतलब यह है कि यह वह डेट है जब पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट व्यवस्था बंद कर दी गई थी जो है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यदि उसके बाद अगर वो आया हो 19 जुलाई 1948 के बाद तो उसे पंजीकृत के माध्यम से नागरिकता मिलेगी, लेकिन उसके लिए उसे 6 माह तक भारत में रहना होगा। आर्टिकल 7 एक बार देख लीजिए, कहता है कि वहाँ कहा कि पाकिस्तान से भारत आने वाले, और यहाँ कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान जो चला गया है उसके बारे में नागरिकता, और पाकिस्तान जाकर फिर वापस आया उसके बारे में नागरिकता को डिफाइन करता है। कह रहा है कि यदि 1 मार्च 1947 के बाद वो गया हो और 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो। 1 मार्च 1947 की डेट क्यों रखी गई है हम आपको बता चुके हैं कि इस दिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन को अंतिम स्वरूप प्रदान किया गया था। इसी दिन लागू किया गया था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। 19 जुलाई 1948 को परमिट की व्यवस्था बंद कर दी गई थी पाकिस्तान से भारत आने के लिए। तो कहा कि वापस आ गया हो तो स्वतः नागरिक माना जाएगा। यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो 6 माह तक उसे रहना होगा, तब वो रजिस्टर्स के द्वारा जो है नागरिकता पंजीकरण के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 8 में NRI, OCI और PIO जो भारत के बाहर रहते हैं भारतीय मूल के लोगों के बारे में, उनके बारे में प्रावधान करता है। NRI हम आपको बता दिए हैं, भारतीय डायस्पोरा, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, OCI ओवरसीज कार्ड होल्डर, PIO भारतीय मूल के लोग। तीनों में हम आपको डिफरेंस बता दिए हैं। इसका एक अलग से हम लेक्चर लेंगे जिसमें यह डिफाइन करेंगे कि तीनों को मिलने वाली सुविधाओं में क्या अंतर है। PIO और OCI का विलय किया गया है, क्यों किया गया, कब किया गया, एक अलग लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे आपको। अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। यह अंडरस्टूड बात है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है संविधान में। आर्टिकल 10 कहता है कि ये जितने भी प्रावधान हैं इन सभी का अस्तित्व संसद की इच्छा पर निर्भर करेगा और नागरिकता संबंधी कोई भी कानून, विनियमन, रेगुलेशन, एक्ट जो भी बनाने का प्रावधान है वो केवल संसद कर सकती है, उसके सिवा कोई नहीं। केवल संसद, कोई अपवाद नहीं है। एक्सट्रीम लेवल की बात की गई, केवल संसद को यह अधिकार होगा नागरिकता में संशोधन संबंधित। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, IAS के भी एग्जाम में पूछा गया है, UPPCS के भी एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में नागरिक जन्म से ही राष्ट्रपति बन सकता है या प्राकृतिक रूप से भी जन्मा। तो भारत में याद रखिएगा, जन्म यह नहीं कहीं शर्त रखी गई है कि उसका जन्म भारत में ही हुआ हो तभी वह नागरिक बन सकता है। उसका जन्म कहीं भी हुआ हो और प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक हो तो वह राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष भारत के बन सकता है। वहीं अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक जो हो वही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में हम आपको बताए हैं कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। राज्य और संघ दोनों की अलग अलग नागरिकताएं हैं, दोनों के बारे में अलग अलग कानून है, अलग अलग प्रावधान है। राज्य अपने नागरिकों की सुविधाएं प्रदान करता है और संघ अपने नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करता है। भारत में इकहरी नागरिकता पाई जाती है, एकल नागरिकता का प्रावधान, कोई भेदभाव नहीं है, एक नागरिकता का प्रावधान भारत करता है। इस छोटे से लेक्चर में हम आपको भारत के संविधान में लिखे हुए अनुच्छेद को बहुत ही क्लियरली डिफाइंड किए हैं, एक सरल भाषा में, एक सधी हुई लैंग्वेज में, क्योंकि यह भाषा अगर आप संविधान में देखेंगे, वेयर एक्ट में देखेंगे तो उसमें यह बहुत क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा में लिखा गया है, समझ में नहीं आएगा। आप इसकी शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए या आप अगर ज़रूरत रहेगी तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसकी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। एक सरल भाषा में आपको अन्य किसी बुक में कोई प्रावधान नहीं मिलेगा। जो है ये खुद की लैंग्वेज है, अपनी किसी भाषा, किसी बुक या किसी से कॉपी नहीं किया गया है, जो भी लैंग्वेज इसमें लिखी गई है। कल के लिए हम आपको रखते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त होगी और भारत की नागरिकता कैसे समाप्त की जाएगी
और विभिन्न जो भी प्रावधान, जो भी संशोधन नागरिकता से संबंधित किए गए हैं वह डिफाइन करेंगे। और फिर NRI, OCI, PIO के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक एक्सप्लेन लेक्चर डिफाइन करेंगे, जिसमें बताएंगे कि NRI को क्या सुविधाएं मिलती हैं, OCI और PIO का विलय कब किया गया, दोनों को किन किन क्षेत्रों में वरीयता दी जाती है, यह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे। दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट ओरिएंटेड लगता हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, बातें समझ में आ रही हों, तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। अगर कोई भी समस्याएं हैं या कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कोई ऐसी बात इसमें है या कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो हम डिफाइन न कर सकें, उसको हमें कमेंट के माध्यम से आप अवगत कराएं, जिसमें हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें और स्वतः मॉडिफिकेशन कर सकें। जो है इससे हमें एनर्जी मिलेगी, जिससे कि हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर प्लान में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा चैनल सही लगे, कंटेंट सही लगे, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हुए हमारा मनोबल बढ़ाएं।